स्वागत है आप सभी का रात्रि 11 बजे के करंट अफेयर्स के सेशन में। और पिछले 2 दिनों से आपका करंट अफेयर्स आपको नहीं मिला था क्योंकि एक दिन रवि सर की आपके साथ चर्चा थी, कल मेरी चर्चा थी आपके साथ। और क्योंकि वो समय एक निर्धारित किया गया है तो जो भी इस तरह की कक्षाएं होती हैं तो उसी समय पर प्रस्तावित की जाती हैं, रखी जाती हैं, और इस वजह से आपकी कक्षा नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज से एक बार फिर से करंट अफेयर्स के प्रश्नों की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज जैसा आपकी बोला गया है कि प्रीलिम्स फैक्ट भी आपको करंट अफेयर्स के लिए दिए जाएंगे, तो वह भी आज से आपको मिलने लगेगा। ठीक है, तो विशेष रूप से प्रीलिम्स फैक्ट करंट अफेयर्स के, जैसे मैंने बोला, आपको 2 मैगजीन कराऊंगा मैं। एक तो घटना चक्र आपकी होगी, एक स्पीडी होगी। दोनों मैगजीन 100% कंप्लीट कराऊंगा और इन्हीं एक सप्ताह से आप कह सकते हो 7 से 8 दिनों में ही कंप्लीट कराना है, तो वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि रविवार को एक मैगजीन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए। बाकी जो लोग अभी उपस्थित नहीं हैं उपस्थित हो जाएं अगले 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट के बाद हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करने वाले हैं। और आज के इस सेशन में टोटल प्रश्न जो हैं वो 20 प्रश्न टोटल हैं। 20 प्रश्नों से संबंधित चर्चा यहाँ पे की जाएगी। और इसमें कुछ प्रश्न हैं जो बजट से भी जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय बजट से और स्टेट के भी बजट से जुड़े हुए प्रश्न हैं। और लास्ट में कुछ फैक्ट भी दिए गए हैं, 8 से 10 प्रीलिम्स फैक्ट दिए गए हैं, उसको भी हमें देखना है रिकैप सेक्शन के अंतर्गत। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और प्रत्येक दिन आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे उसकी संख्या भी बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। और आज भी जो आपको होमवर्क दिया जाता है, पूर्ण विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे। बोला जा रहा है भारत सरकार द्वारा भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? क्या बोला जा रहा है? भारत सरकार द्वारा भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। 4 तिथियां यहाँ पे दी हुई हैं, 7 अगस्त, 15 नवंबर, 14 अगस्त, 15 फरवरी। इनमें से सही कौन सा है आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से सही कौन सा है। आप जानते हो टोक्यो ओलंपिक हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र जो गोल्ड हमें मिला था वो मिला था जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से मिला था। और जब जेवलिन थ्रो में उस दिन को गोल्ड मेडल हमें प्राप्त हुआ टोक्यो ओलंपिक में, उसी के बाद से भारत सरकार ने घोषणा की कि अब इस दिवस को हम जो है वो भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएंगे। और भाला फेंक दिवस के रूप में जब मनाने की घोषणा की गई तो 7 अगस्त को की गई। और 7 अगस्त को क्यों की गई? क्योंकि नीरज चोपड़ा को प्राप्त हुआ था गोल्ड मेडल, तो उसी दौरान इसकी घोषणा भारत सरकार ने किया। और आगे से अब प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको याद रखनी है। जैसे जब बात करते हो 15 नवंबर, तो 15 नवंबर को कौन सी तिथि मनाई जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। 15 नवंबर के संदर्भ में आप नोट कर सकते हो कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस भारत सरकार का जनजातीय जो मंत्रालय है, ठीक है, उसके द्वारा यह मनाया जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। जनजातीय गौरव दिवस विशेष रूप से बिरसा मुंडा से जुड़ता है, तो आपकी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उलगुलान आंदोलन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वहाँ से ये आपका जुड़ जाता है। ठीक है, फिर बात आती है 15 नवंबर के पहले ही पड़ता है 14 नवंबर। और 14 नवंबर को भी एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। 14 नवंबर की जब बात करते हैं तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इस दिन मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि इसी दिन विभाजन हुआ था। फिर बात आती है 15 फरवरी, इसमें दिया हुआ है। 15 फरवरी भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 फरवरी को शहीद दिवस मना रहा है। कौन मना रहा है? बिहार सरकार मनाती है शहीद दिवस। ठीक है, और 15 फरवरी को बिहार सरकार जो शहीद दिवस मनाती है, क्यों मनाती है? क्योंकि 15 फरवरी के दिन वर्ष 1932 में मुंगेर में पुलिस की कार्रवाई में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। लगभग आप कह सकते हो 34 से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी मृत्यु हुई थी। और उसी के अवसर को, उसी दिवस को याद करने के लिए, मुंगेर के उसी हादसे को याद करने के लिए बिहार राज्य सरकार 15 फरवरी को इस दिवस के रूप में मनाती है, मतलब शहीद दिवस के रूप में मनाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? सबसे पहली बात आपको यह समझना चाहिए, मैत्री दिवस की बात हो रही है तो आपको बता दें कि इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। ठीक है, बांग्लादेश को मान्यता दी थी और उसी दिवस को हम इस दिन के रूप में मनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात हो रही है कि
मैत्री दिवस। तो मैत्री दिवस के बारे में आपने ये समझ लिया कि ये भारत और बांग्लादेश से जुड़ता है, ये आपको पता हो गया। किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है, बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा, किस दिन मनाया जाता है। चलिए देखो, ये दिवस है 6 दिसंबर, ठीक है, तो इसका ए विकल्प सही उत्तर है। यहाँ पे जो कुछ तिथियां दी हुई हैं ये महत्वपूर्ण है। जैसे 27 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, 27 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, नोट कर लीजिएगा। 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 27 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 16 जनवरी, 16 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं 16 जनवरी को। फिर 23 जनवरी है, ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। 23 जनवरी की जब बात करते हैं तो देश नायक दिवस के रूप में इसको मनाता है कौन, पश्चिम बंगाल की सरकार 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाती है। क्यों, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की 125वीं वर्षगांठ है और 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की है। तो देश नायक दिवस कौन मनाएगा, देश नायक दिवस जो है वो पश्चिम बंगाल मनाएगा, ठीक है। 125वीं जयंती है सुभाष चंद्र बोस की और उसी के अवसर पर यह मनाएगा। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस तूफान ने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में तबाही मचाई थी। मतलब किस तूफान ने पश्चिमी तट पर तबाही मचाई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, किस तूफान ने पश्चिमी तट पर तबाही मचाई थी, आपको बताना है। चले बताएं, किस तूफान ने पश्चिमी तट पर तबाही मचाई थी। गुलाब, आसानी, जवाद या तौकते। देखो यहाँ पे गुलाब दिया है तो आपको बता दें, गुलाब जो तूफान था ये 2 राज्यों को प्रभावित किया था। पहला था आंध्र प्रदेश और दूसरा राज्य था पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसने 2 राज्यों को प्रभावित किया था। आसानी नामक तूफान की यदि हम बात करें, यह भी पूर्वी तट पर आया था और इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था ओडिशा को और ओडिशा के साथ आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया था, ठीक है। फिर बात आती है जवाद नामक तूफान की। जवाद नामक आप कह लीजिए तूफान की, तो जवाद नामक जो तूफान है इसने भी 3 राज्यों को तबाही मचाई थी। 3 राज्यों में वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। मतलब कि ये जो तीनों हैं, गुलाब, आसानी और जवाद, ये तीनों जो हैं ये पूर्वी तट से हमारे संबंधित हैं। पश्चिमी तट की बात करते हैं तो तौकते नामक जो तूफान है ये पश्चिमी तट पर आया था और इसने गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में तबाही मचाई थी। और तौकते जो नाम दिया था, यदि पूछ लिया जाए किसने दिया था, तो ये नाम म्यांमार ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था, यह नाम म्यांमार ने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, बजट 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत की आर्थिक विकास दर जो मौजूदा वित्तीय वर्ष चल रहा है इसमें कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और बजट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। बताएं, कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। फास्ट जवाब 7.8%, 9.2%, 8.5% या 8.2%। इसका सही उत्तर है 9.2%, ठीक है। तो याद रखिएगा, मौजूदा वित्तीय वर्ष में आर्थिक समीक्षा जो हमारी आई है उसके अनुसार 9.2% आर्थिक वृद्धि का बात की गई है। इसको बताओ, भारत सरकार ने किस वर्ष तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। आप जानते हैं COP26 का आयोजन हुआ था और COP26 में हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए थे। और जब COP26 में हमारे प्रधानमंत्री जी गए हुए थे तो इन्होंने बताया था वहां पे कि हमारा लक्ष्य है वर्ष 2030 तक। क्या लक्ष्य है वर्ष 2030 तक? वर्ष 2030 तक इन्होंने अपना लक्ष्य बताया था अक्षय ऊर्जा का, और जो बताया था 500 गीगावाट। इन्होंने बोला था कि वर्ष 2030 तक भारत 500 गीगावाट जो है विद्युत का उत्पादन
अक्षय ऊर्जा के माध्यम से करेगी। और इसमें यह भी था कि 500 गीगावाट में 280 गीगावाट जो है ये सौर ऊर्जा से आएगी। तो याद रखना है 280 गीगावाट सौर ऊर्जा से आएगी कब तक? वर्ष 2030 तक। ये विकल्प आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, सबसे पहली बात, भारत सरकार का लक्ष्य है 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का जो लक्ष्य है उसमें से 280 गीगावाट का जो लक्ष्य है वो सौर ऊर्जा के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6, किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? भारत सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव पेश किया था और उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया है। इसके बारे में पूर्व में भी हमने बात किया है इस संदर्भ में। तो बताएं किस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है? मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, आपको बताना है। चलें बताएं, सभी को जवाब देना है। फास्ट जवाब। याद रखिएगा वर्ष 2023, ठीक है। चलिए, बजट 2022-23 में कितनी नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की घोषणा की गई है? बजट 2022-23 में कितनी नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की घोषणा की गई है, आपको बताना है। आपको बता दें, पेन्नार कावेरी, कृष्णा पेन्नार, गोदावरी कृष्णा, पार तापी नर्मदा और दमन गंगा पिंजाल। कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं तो बजट में कुल 5 नदियों को जोड़ने की बात की गई है, ठीक है। तो संख्या याद रखिएगा, 5 नदियों को जोड़ने की बात की गई है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। नोट करना चाहते हैं कौन कौन से, तो नोट कर सकते हैं, दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। इसको बताइए। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत सबसे ज्यादा निर्यात किस वस्तु का करता है? भारत सबसे ज्यादा निर्यात किसका करता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताएं, भारत सबसे ज्यादा निर्यात किसका करता है, यह आपको बताना है। चले बताइएगा। मोती कीमती पत्थर, पत्थर यहां पे होगा, लोहा और इस्पात, ड्रग फॉर्मुलेशन, पेट्रोलियम उत्पाद। किसका सबसे ज्यादा निर्यात हम करते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। और बजट के अनुसार जो हमें आर्थिक समीक्षा में जो हमें बताया गया उस डेटा के अनुसार आपको बताना है सबसे ज्यादा निर्यात हम किस चीज का करते हैं। फास्ट जवाब दीजिएगा, सबसे ज्यादा निर्यात हम किस वस्तु का करते हैं? देखो, सबसे ज्यादा निर्यात की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है वो पेट्रोलियम उत्पाद का करता है, ठीक है। याद रखिएगा, पेट्रोलियम उत्पाद पहले स्थान पे, मोती और कीमती पत्थर ये आपका हो गया दूसरे स्थान पे, लौह और इस्पात हो गया तीसरे स्थान पे। तो प्रथम 3 याद रखना है कि सबसे ज्यादा निर्यात हम पेट्रोलियम उत्पाद का करते हैं, उसके बाद मोती और कीमती पत्थर और तीसरे स्थान पे लौह और इस्पात का आता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हम सबसे ज्यादा आयात किस चीज का करते हैं, उनका 3 का क्रम क्या होगा, तो सबसे ज्यादा आयात की जब बात करते हैं तो सबसे पहले कच्चा पेट्रोलियम आता है, ठीक है, रॉ पेट्रोलियम आता है, उसके बाद सोना आता है और उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले कच्चा पेट्रोलियम, दूसरे स्थान पे सोना और तीसरे स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद जिनका हम आयात करते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के शीर्ष 5 कृषि निर्यात उत्पाद में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा है? शीर्ष 5 कृषि उत्पाद में इनमें से कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है? ओवरऑल जब हम निर्यात की बात करते हैं तो हमने देखा पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, कि पेट्रोलियम उत्पाद का हम निर्यात करते हैं। लेकिन जब बात आती है कृषि उत्पादों की, तो कृषि उत्पादों में हम सबसे ज्यादा किसका निर्यात करते हैं वो आपको बताना है। समुद्री उत्पाद, चीनी, मसाले, चावल। फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, कृषि निर्यात में यदि हम बात करें तो समुद्री उत्पाद का हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। समुद्री उत्पाद पहले स्थान पे आता है।
दूसरे स्थान पे चावल आता है, तीसरे स्थान पर मसाले आते हैं। तो ये 3 क्रम आपको याद रखना है। समुद्री उत्पाद, चावल, मसाले, चौथे स्थान पर चीनी, और 5वें स्थान पे यदि हम बात करें तो भैंस का जो मांस है वो 5वें स्थान पर आता है हमारे निर्यात में, कृषि निर्यात में। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कृषि निर्यात में सबसे ज़्यादा समुद्री उत्पाद, दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें चावल, तीसरे स्थान पर मसाले, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है? बताएं। भारत सबसे ज्यादा निर्यात किस देश को करता है? आपको बताना है। चीन, यूएई, अमेरिका, बांग्लादेश। किसको हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं? आपको बताना है। सॉरी, सबसे ज्यादा किसको निर्यात करते हैं, ये आपको बताना है। देखो, सबसे ज्यादा निर्यात की बात करें तो भारत का सबसे ज्यादा निर्यात होता है अमेरिका को, भारत का दूसरा सबसे ज्यादा निर्यात होता है यूएई को, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत का तीसरा सबसे ज्यादा निर्यात होता है चीन को, ठीक है। आयात की बात करें तो हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं चीन से, दूसरे स्थान पे आता है यूएई, ठीक है। सबसे ज्यादा आयात चीन से, दूसरे स्थान पर यूएई, और तीसरे स्थान पे आता है अमेरिका। याद रखिएगा कि अमेरिका से हम सबसे ज्यादा, यदि हम निर्यात की बात करें तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन आयात जब अमेरिका की बात आती है तो तीसरे स्थान पे है। मतलब क्या है? अमेरिका के साथ हमारा व्यापार लाभ की स्थिति में है, ठीक है, जबकि चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा है। क्यों? क्योंकि चीन जो है किसने, निर्यात में तो तीसरे स्थान पे है, आयात में चीन प्रथम स्थान पे है। चीन से ज्यादा हम आयात करते हैं, इसीलिए चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आती है? भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आती है, यह आपको बताना है। कौन सा ऐसा देश है जहां से सबसे ज्यादा एफडीआई हमें प्राप्त होती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। दूसरी बात, पहली बात तो देश आपको पता होना चाहिए, देश के साथ साथ दूसरा आपको क्षेत्र पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आता है। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले किस देश से आता है सबसे ज्यादा, दूसरी बात आती है कि किस क्षेत्र में आता है सबसे ज्यादा, दोनों आपको बताना है। चलिए बताइए, फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें बताएं, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आती है? देखो, भारत में एफडीआई की बात करें सबसे ज्यादा किस देश से आती है, तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई आती है सिंगापुर से, दूसरे स्थान पे है अमेरिका, तीसरे स्थान पे है मॉरिशस। मतलब सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई, फिर उससे कम अमेरिका, और उससे कम मॉरिशस। फिर इसके बाद यदि हम बात करें कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आता है, तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। दूसरा सबसे ज्यादा एफडीआई जो हमारे यहाँ आता है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आता है, और तीसरा सबसे ज्यादा जो एफडीआई हमारे यहाँ आता है वो सेवा क्षेत्र में आता है। तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किससे आता है? सिंगापुर से आता है, और कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आता है, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन सा क्षेत्र है? ऑटोमोबाइल सेक्टर है, और तीसरे स्थान पे कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन रहने का अनुमान है? बताइए, इस वित्तीय वर्ष में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन रहने का अनुमान है? आपको बताना है। चलिए बताइएगा, भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन रहने का अनुमान है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन चारों में से आपको जवाब देना है। 999 मिलियन टन, 567 मिलियन टन, 150 मिलियन टन, 308 मिलियन टन। इनमें से कौन सा सही है? चलें बताएं। इसका सही उत्तर है 308.65 मिलियन टन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020-21 में भारत में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? क्या बोला जा रहा है? वर्ष 2020-21 में भारत में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता कितनी थी, बताएं। यदि आपसे दूध की उपलब्धता, सेम वर्ष में दूध की उपलब्धता पूछ लिया जाता भारत में, तो आपको जवाब देना था 427 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। ये तो हो गई दूध की उपलब्धता।
427 ग्राम प्रतिदिन ये दूध की उपलब्धता है। यहाँ पे अंडे की उपलब्धता पूछी जा रही है, तो याद रखिएगा भारत में जो आंकड़ा है वो है 91 प्रति वर्ष। ठीक है, तो भारत में प्रति व्यक्ति अंडे की जो उपलब्धता है वो है 91 प्रति व्यक्ति, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई है? फर्स्ट जवाब, भारत बायोटेक द्वारा कौन सी तैयार की गई है आपको बताना है। 4 वैक्सीन हैं, इनमें से कौन सी भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई है, बताएं। आप जानते हैं एक वैक्सीन थी जायकोव डी, और जायकोव डी की जब बात करते हैं तो इसका नाम पता होना चाहिए, जायडस कैडिला द्वारा ये विकसित किया गया था। फिर इसके बाद बात आती है, यहाँ पे नाम लिखा है कोवोवैक्स। कोवोवैक्स की जब बात करते हैं तो कोवोवैक्स आपको बता दें कि कोवोवैक्स की जब बात आती है तो इसका संबंध है बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड से। फिर बात आती है कोवोवैक्सीन, ठीक है, कोविशील्ड की बात आती है, तो कोविशील्ड की जब बात आती है आप जानते हो सीरम इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनिका का नाम आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन सी भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई है? भारत बायोटेक ने कौन सी विकसित की है? भारत बायोटेक ने विकसित की है कोवैक्सीन। ठीक है, चलिए इसको बताइए। कोविड-19 टीकाकरण दोनों खुराक करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? मतलब अपने राज्य के लोगों में या अपने क्षेत्र के लोगों में दोनों खुराक कोविड-19 की 100% देने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है आपको बताना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए पहला डोज देने वाला कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहली डोज 100% देने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था लद्दाख। लेकिन यहाँ पे दूसरी डोज की बात हो रही है कि दूसरी डोज को 100% पूरा करने वाला, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, पहला पूछा जाए लद्दाख, दूसरी डोज की बात की जाए तो आपको अंडमान निकोबार टिक करना है। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 15 से 18 वर्षों को 18 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण की प्रथम डोज देने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा 15 से 18 सभी बच्चों को टीकाकरण की डोज देने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना है वो आपका है लक्षद्वीप। तो जब एज की बात आ जाए 15 से 18 की, तो वहां पे लक्षद्वीप सही उत्तर हो जाएगा। इसको बताओ, किसे असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए, किसे असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है आपको बताना है। चलें बताएं, किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है लॉलीना बोरगोहेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना? बहुत सारी वैक्सीन डिक्शनरी हैं, जैसे मैरियम वेबस्टर हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, कोलिंस हो गया, इनके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर का चुनाव किया जाता है। ठीक है, अभी इसमें से एक एक के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोलिंस डिक्शनरी है, कोलिंस डिक्शनरी ने एनएफटी को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। फिर इसके बाद कॉलिंस के बाद यदि हम बात करें तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी आती है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, और कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने परसर्बेंस को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कैम्ब्रिज ने। कैम्ब्रिज के बाद तीसरा आता है, यदि हम बात करें तो मैरियम वेबस्टर की यदि हम बात करें, मैरियम वेबस्टर ने वैक्सीन को जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबके बारे में पता होना चाहिए। कॉलिंस ने एनएफटी, कैम्ब्रिज ने परसर्वेरेंस, ठीक है, मैरियम वेबस्टर ने वैक्सीन और ऑक्सफोर्ड ने वैक्स नामक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। चारों के बारे में आप नोट कर लीजिएगा। भारत में कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? भारत में कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि इस तरह के प्रश्न खनिजों से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे लौह अयस्क के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो आपको बताना है लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में उड़ीसा से होता है।
मैग्नीज के बारे में पूछ लिया जाए तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। टिन के बारे में पूछ लिया जाए तो टिन का सबसे ज़्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। सोना की बात किया जाए तो सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक से होता है। और सोना के बाद यदि आपसे यूरेनियम पूछा जाए तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड से होता है। तो ये जो कुछ फैक्ट है ना, ये आपको पता होना चाहिए उत्पादन में प्रथम। और यहाँ पे जब बात हो रही है कच्चा तेल की बात हो रही है, तो आप बताएं कच्चा तेल में कौन सा राज्य है जो कच्चा तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? बताएं। देखो, कच्चा तेल के उत्पादन की बात करते हैं तो राजस्थान प्रथम स्थान पे है। चलिए अगला बताएं, भारत का कौन सा प्रदेश तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है? कौन सा प्रदेश है जो तिलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? अब देखो, इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं कि सब्जी में कौन सा प्रथम स्थान पे है, तो सब्जी में कौन सा प्रथम स्थान पे है, आप उत्तर प्रदेश का जिक्र करोगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा है, आप आंध्र प्रदेश का जिक्र करोगे। आपसे पूछ लिया जाए बागवानी में प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो आप केरल का जिक्र करोगे। आपसे पूछ लिया जाए चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है, तो पश्चिम बंगाल आप बताओगे। खाद्यान्न उत्पादन में ओवरऑल पूछा जाए कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है, तो उत्तर प्रदेश आप बताओगे। दाल हो गया, बाजरा हो गया, मिलेट्स हो गया, इन सबके उत्पादन में, दाल बाजरा मिलेट्स, इन तीनों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे यदि आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान आपको बताना है। यहां पे पूछा जा रहा है कि तिलहन के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो तिलहन के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पे है। ठीक है, चलिए इसको बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा अभियान सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर निगरानी के लिए चलाया गया था? भारत पाकिस्तान सीमा पर निगरानी के लिए इनमें से कौन सा अभियान चलाया गया था, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर निगरानी के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, आपको बताना है। 4 अभियान यहाँ पे दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको जवाब देना है। ऑपरेशन सरधवा, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन परिवर्तन, ऑपरेशन सतर्क। यहाँ पे बात हो रही है सीमा सुरक्षा बल द्वारा, तो सबसे पहले ऑपरेशन सर्द हवा इसका सही उत्तर है। राजस्थान के क्षेत्र में चलाया गया था, जनवरी माह में यह अभियान चलाया गया था, कुछ दिनों के लिए मात्र था। तो याद रखिएगा ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान के क्षेत्र में जो है बीएसएफ द्वारा चलाया गया अभियान था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन सर्द हवा। अब यहाँ पे कुछ अन्य ऑपरेशन दिए हैं, जैसे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की यदि हम बात करें तो विशेष रूप से सियाचिन ग्लेशियर की चढ़ाई से संबंधित अभियान था। दिव्यांगों को लेकर ये चढ़ाई की गई थी, दिव्यांग सभी शामिल थे उस दल में, और उसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। फिर बात आती है ऑपरेशन परिवर्तन की। ऑपरेशन परिवर्तन की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश पुलिस का यह ऑपरेशन था, विशेष रूप से भांग की खेती व आपूर्ति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश की पुलिस ने यह ऑपरेशन चलाया था। लास्ट में आता है ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क क्या है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये आपका आज का होमवर्क है कि ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा चलाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, ये आपको दोनों बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट बचे हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, भारत की स्टार्टअप राजधानी अब दिल्ली कहलाएगी। दूसरा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या 101 हो गई है। यह आपको याद रखना, अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप जो भारत में काम कर रहे हैं उनकी संख्या 101 हो गई है। परख नामक पोर्टल का उद्देश्य मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली पर नापना है। तो यह भी आपको याद होना चाहिए कि परख नामक पोर्टल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। अगला है, भारतीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार भारत वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करेगा। 2025 तक क्या लक्ष्य है? पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने का लक्ष्य है 2025 तक। अगला है, गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, भारत के जल संसाधनों में इसका योगदान 28% है। याद रखिएगा, गंगा नदी जल बेसिन का भारत के जल संसाधनों में जो योगदान है वो 28% है। अगला आपका आता है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक, समय याद रखिएगा, वर्ष 2024 तक
पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता 20 से 30% की कमी करना लक्ष्य है। कब तक? वर्ष 2024 तक जो पार्टिकुलेट मैटर हैं, पीएम जो पार्टिकल हैं, उनको कम करने का लक्ष्य है 20 से 30%। अगला है विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सेवा क्षेत्र एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता हो गया है। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त होने वाले देशों में भारत 5वां स्थान रखता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे ने वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? याद रखिएगा, वर्ष 2030 तक इन्होंने शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। अगला है भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता कौन सा है, कौन सा क्षेत्र है? कपड़ा उद्योग भारत में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपने देखा 20 प्रश्न और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट, एक आपको होमवर्क दिया गया है, उसको आप करके आइएगा। बाकी करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ जो वन लाइनर है, जैसे मैंने बोला है, घटना चक्र और स्पीडी, वो भी आज आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बने रहें। और कल के लिए, सुबह के लिए जो आपकी 8 बजे लाइव कक्षा होती थी, आज नहीं हुई थी, लेकिन कल से होगी और वह रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे होगी। जैसे ये आपका वीडियो आपको रिकॉर्डेड रूप में मिलता है प्रीमियर में, इसी तरह से सुबह 8 बजे आपकी कक्षा रिकॉर्डेड रूप में मिलेगी, प्रीमियर रहेगा। उसमें लगभग हमने 70 प्रश्नों को कंप्लीट किया है, अनिवार्य रूप से सभी को देखना है। उस कक्षा को देखना आप सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि अब टेस्ट के तौर पर अच्छे प्रश्न बनाए जा रहे हैं और उस आधार पर आपको प्रश्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो उससे आप देखोगे तो आपकी तैयारी और विधिवत होगी। जो भी आपकी कमियां होती हैं वहां से देखकर मूल्यांकन कर उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करना है, क्योंकि अभी 10 दिन यदि हम देखें तो कमियों को दूर करने के हिसाब से यदि देखें तो 10 दिन अभी हमारे लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।